पेंडुलम का बताया था, हाफ kx² पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। अच्छा हाँ, मतलब पोटेंशियल एनर्जी हमने कर लिया था, उसके बेस पे वर्क में जो थ्योरम मैंने आपको बताया था। यस सर। ओके, अब उस बेस्ड वर्क में जो थ्योरम पे बेस्ड एक रिलेशन होता है उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी ये कहता है कि अगर नेट वर्क डन किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम पे जीरो हो, मतलब एक्सटर्नल फोर्स की वजह से या फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से कोई वर्क डन उस पर्टिकुलर सिस्टम पे ना हो, सो मेरे पास रिलेशन होता है वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर ये वर्क डन जीरो हो जाएगा तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का कितना हो जाएगा, जीरो। मीन्स काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। इनिशियल टर्म को एक तरफ ले जाइए, के आई यू आई इज इक्वल्स टू के एफ यू एफ। तब मैं इसको बोल सकता हूँ टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, इसको बोल सकता हूँ टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल, दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इस चीज को बोलते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मतलब अगर कोई भी वर्क डन उस पर्टिकुलर सिस्टम पे ना हो तो एनर्जी हमेशा कैसी होती है, कंजर्व्ड होती है। आई बात समझ? यस If सर। there is no work done on the system, then total mechanical energy at any point is always constant. फिर इसको नोट डाउन कीजिए। हो गया सर। लिख लिया? मानसी लिख लिया आपने? यस सर। अब देखिए, जैसे इसमें बेस में एक क्वेश्चन बताता हूँ। मान लीजिए आपका कोई एक सरफेस है इस तरह से, इस सरफेस के ऊपर कोई ब्लॉक प्लेस्ड है यहाँ पे इस तरह से। बाद में ये मेरे पास कोई रफ रीजन है, इस तरह ये पूरा इंटायर रफ रीजन है जिसकी अपनी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन न्यू है। अब कहता है कि कोई एक बुलेट इस पॉइंट से उसको फायर किया गया विद सम वेलोसिटी v नॉट, इसका अपना कुछ मास m, इस ब्लॉक उसका अपना कुछ मास कैपिटल है। तो जैसे ही फायर किया गया तो ये इस ब्लॉक के साथ या तो एम्बेडेड हो सकता है या इस ब्लॉक को पेनिट्रेट करके इमर्ज आउट हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा, ब्लॉक को पेनिट्रेट करके इमर्ज आउट करेगा, ड्यूरिंग दिस इम्पैक्ट कुछ अमाउंट ऑफ मोमेंटम वो इस ब्लॉक को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। तो क्वेश्चन पूछता है फाइंड डिस्टेंस traveled by block to comes to rest if bullet emerges out at VE। तो आप यहां देखिए क्या अप्लाई कीजिएगा। हर जगह हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई नहीं कर सकते। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम वहां पे अप्लाई कर सकते हैं जहां पे
कोई फ्रिक्शनल फोर्स ना इंक्लूड होता हो और कोई एक्सटर्नल फोर्स इंक्लूड ना होता हो। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है या नहीं? है। तो मैं यहाँ पे नहीं अप्लाई करूंगा। अगर आपको ये होता है कि ये सरफेस फ्रिक्शनल लेस सरफेस होता, तब मैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकता था। तब आप बोलिएगा कि ये जैसे ही इसके अंदर एम्बेडेड होगा, दोनों कंबाइन मोशन करना शुरू करेंगे, तो कंबाइन मोशन कुछ इस पॉइंट तक ऐसा आ जाएगा। ड्यूरिंग दिस कंबाइन मोशन ब्लॉक अपनी कुछ वेलोसिटी से मूव करेगा एंड ये जो बुलेट है उसकी अपनी कुछ वेलोसिटी ऑफ इमर्जिंग आउट होगी। आप देखिए उसके बेस पे क्या क्या हो सकता है। मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। बिफोर कोलिजन सिर्फ बुलेट मूव कर रहा है सम वेलोसिटी v नॉट से, ब्लॉक रेस्ट में है इसलिए उसकी वेलोसिटी 0। आफ्टर कोलिजन बुलेट इमर्ज आउट कर रहा है ve से, सो ब्लॉक उसके पास भी कुछ वेलोसिटी होगी v मान लीजिए। तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, इसको सही सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी m टाइम्स ऑफ v नॉट माइनस pe डिवाइड बाय मास ऑफ ब्लॉक। बोल सकते हैं मानसी? यस सर। अब इसके बाद क्या होगा? वो ब्लॉक इस पर्टिकुलर वेलोसिटी से क्या करेगा? मूवमेंट करेगा। तो ये वेलोसिटी v है और ये वेलोसिटी ऑफ इमर्जिंग ve है। इस वेलोसिटी की वजह से जैसे ये सर रफ रीजन पे मूवमेंट करेगा, तो ये रफ रीजन उसको एक रिटार्डेशन या डिसेलरेशन प्रोड्यूस कराएगा। नॉर्मल मान लीजिए एक्सेलरेशन कॉस्ट इन दिस ब्लॉक इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन, तो उसको अपोज कौन करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स ऑफर्ड बाय द सरफेस व्हिच इज म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन। mm कैंसिल आउट, सो a इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी? म्यू टाइम्स g। और ये जो एक्सेलरेशन होगा ऑपोजिट इट्स मोशन, सो इसको हम रिटार्डेशन बोल सकते हैं। मतलब इतना अमाउंट ऑफ रिटार्डिंग एक्सेलरेशन इस फ्रिक्शनल सरफेस की वजह से हो सकता है। अब क्या कीजिए? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कीजिए, तो हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाके स्टॉप कर जाएगा, 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी किसके इक्वल है? ये टर्म, सो इसका स्क्वायर m बाय कैपिटल M टाइम्स v नॉट माइनस ve उसका होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन किसके इक्वल है? म्यू टाइम्स ऑफ mg एंड डिस्प्लेसमेंट कितनी दूर तक जाएगा? x। तो मैं क्या यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। सो x की वैल्यू हो जाएगी m कैपिटल M v नॉट माइनस ve होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टाइम्स ऑफ म्यू mg। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। तो इस तरह हम डिपेंड करता है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ पे अप्लाई करनी है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहाँ पे अप्लाई नहीं करनी है, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को। एक मैं दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ जहाँ पे फ्रिक्शन ना हो, पहले इसको नोट डाउन कीजिए। कर। ओके, इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बैलिस्टिक पेंडुलम। बैलिस्टिक पेंडुलम होता है कि अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है इस तरह से एंड इस स्ट्रिंग में कोई ब्लॉक अटैच कर दीजिए, इस तरह से सरफेस मान लीजिए इस तरह। अब कहता है कि कोई एक बुलेट यहाँ से प्रोजेक्ट किया गया सम वेलोसिटी v नॉट से, इसका मास m है एंड इस ब्लॉक का अपना कुछ मास कितना? कैपिटल है। तब यहाँ पे दो कंडीशन पूछी जा सकती है, या तो ये बुलेट इसके अंदर एम्बेडेड हो तब ये कितना हाइट राइज करेगा, या तो ये ब्लॉक इस बुलेट में इस ब्लॉक को पेनिट्रेट करके इमर्ज आउट कर गया तब कितना हाइट राइज करेगा। आई बात सुने? तो सेम क्या कीजिए, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कीजिए एंड देन उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन से आप हाइट कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो देखिए मैं क्या सॉल्व करूंगा इसको। आप बोलिएगा कि पहले मेरे पास ये पेंडुलम स्लाइटली शिफ्ट करेगा, कुछ इस हाइट तक राइज कर सकता है। इस तरह से सपोज कर लीजिए यहाँ पे अगर एम्बेडेड है तो उसके बेस पे क्या हो सकता है, अगर इमर्ज आउट कर गया तो उसकी वजह से क्या होगा। मैं दोनों कंडीशन सिखाता हूँ। तो फर्स्ट, इफ बुलेट इज एम्बेडेड, तब उस कंडीशन में कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के बेस पे m टाइम्स ऑफ v नॉट इनिशियल should be equals to m plus m टाइम्स ऑफ v। तो यहाँ से आप v कैलकुलेट कर लीजिए। फिर एनर्जी कंजर्वेशन से काइनेटिक एनर्जी इस वेलोसिटी की वजह से टोटली कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में। सो आप लिख सकते हैं हाफ m v स्क्वायर मस्ट बी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी के टर्म में m g h। यहाँ से कितना हाइट राइज करेगा अपने ओरिजिनल पोजीशन से किसी इस पॉइंट तक, आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, एक दूसरी कंडीशन इसमें हो सकती है कि अगर बुलेट इमर्ज आउट करे, इफ बुलेट इमर्जेस आउट, तब उस कंडीशन में अगर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अप्लाई कीजिएगा तो m टाइम्स ऑफ v नॉट व्हिच इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे दो चीजें होंगी, ये जो बुलेट होगा एंड जो प्लैंक होगा दोनों अपनी अपनी वेलोसिटी से क्या हो सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तब यहाँ से v की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए इस पॉइंट पे। उसी वेलोसिटी की वजह से वो कुछ हाइट राइज करेगा, तब वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन हाफ m v स्क्वायर शुड बी इक्वल्स टू m g h। तो यहाँ पे इस v की वैल्यू पहले मैं यहाँ से सॉल्व करूंगा। सो v शुड बी इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ v नॉट माइनस ve डिवाइड बाय m। इस वेलोसिटी को यहाँ पुट कर दीजिए, आपको हाइट राइज की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो इन दो तरह से अलग अलग पेंडुलम, बैलिस्टिक पेंडुलम के बेस पे प्रॉब्लम पूछा जा सकता है। कोई डाउट? नो सर। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया। ओके, यहाँ तक हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी साइड से थी। नेक्स्ट होता है हमारे पास पावर। पावर पता है किसको बोलते हैं? रेट ऑफ वर्क डन। रेट ऑफ वर्क डन। इससे क्या मतलब, आपको क्या समझ आता है रेट ऑफ वर्क डन का मतलब? सर वर्क डन अपॉन टाइम। अच्छा, वो तो फॉर्मूला हो गया कैलकुलेट करने का, मैंने इसका फिजिकल मीनिंग पूछ नहीं पाया। जैसे मैं आपको समझाता हूँ पावर का सिंपल मतलब क्या होता है। जैसे पावर किस चीज के लिए डिफाइन करना है, किसी मशीनरी बॉडी के लिए, किसी इंडिविजुअल के लिए, किस इसके लिए। तो आप बोलिए किसी मशीन के लिए, तो वो क्या करता होगा, मशीन किसी एक अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को कंज्यूम करता होगा एंड उसकी वजह से वो कुछ डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में उसको कन्वर्ट करता होगा वर्क डन करने की वजह से। सपोज कर लीजिए फैन, बल्ब, ये सारी चीजें क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करता है। तो रेट ऑफ कंज्यूमिंग हो सकती है, किस रेट से वो एनर्जी कंज्यूम कर सकता है, तो वो उसका अपना पावर ऑफ कंजम्पशन होगा। फिर उस एनर्जी को डिसिपेट कर रहा है किसी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में, जैसे फैन मैकेनिकल एनर्जी में उसको कन्वर्ट कर रहा है। तो किस रेट से वो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड आउटपुट पावर। सो पावर इज नथिंग बट रेट एट विच एनर्जी is consumed or dissipated by anything, चाहे वो कोई मशीनरी बॉडी हो या कोई इंडिविजुअल हो या कुछ भी हो, उन सब की वजह से पावर का मतलब सिंपल इतना होता है। आई बात समझ? सो यस पावर सर। डिफाइन कीजिएगा, द रेट एट विच एनर्जी is
dissipated or consumed is called power. So power is equals to energy or work done per unit time. अब देखिए अगर मैं वर्क डन के बेस पे डिफाइन करूं तो वर्क डन इज इक्वल्स टू होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम टेकन t। अब ये मेरे पास पूरा टर्म डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है जिसको हम वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो यही क्वांटिटी हो जाएगी f डॉट v इज इक्वल्स टू v। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। अब इसी पावर में जैसे मैंने डिफाइन किया पावर दो तरह की चीजों के लिए। जैसे अगर मैं फैन के लिए बोलूं तो किस रेट से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है तो वो उसका अपना इनपुट पावर है, दैट इज कंजम्पशन पावर। और किस रेट से वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, आउटपुट मैकेनिकल एनर्जी जनरेट कर रहा है ड्यू टू इट्स मूवमेंट, तो उसको बोल सकता हूँ आउटपुट पावर। और इन दोनों का अगर मैं रेशियो लेता हूँ तो उसको हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी। तो पहली चीज हम डिफाइन करते हैं पावर इनपुट, मतलब rate of consumption of energy by that particular body, and उसके बेस पे हम डिफाइन कर सकते हैं पावर आउटपुट रेट ऑफ डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। अब इन दोनों के रेशियो को हम एक टर्म से डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं एफिशिएंसी। पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो परसेंटेज में आ जाएगा। तो इसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? एफिशिएंसी बोलते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटी की डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स डॉट वेलोसिटी है। सो आप बोलिएगा स्केलर क्वांटिटी, ऐसा यूनिट इज वॉट, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। यहां तक कोई डाउट? नो सर। अब देखिए यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन करूंगा। जितने भी मोशन जो सर्कुलर पाथ में होते होंगे, ठीक, सर्कुलर पाथ में हम डिफाइन करते हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दो तरह का। एक होता है मेरे पास टेंजेंशियल डायरेक्शन में और एक होता है मेरे पास सेंट्रिक अलॉन्ग। तो एक मेरे पास होता है फोर्स टेंजेंशियल की वजह से और एक मेरे पास फोर्स सेंट्रिपिटल, या उसी चीज को फोर्स रेडियल भी बोल सकते हैं। तो आप बोलिएगा कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में हो सकती है, तो आप बोलिएगा वेलोसिटी उस टेंजेंट के अलॉन्ग होगी। तो अगर मैं इस रेडियल कंपोनेंट की वजह से पावर कैलकुलेट करूं तो फोर्स एंड वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, इसलिए उसका डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? 0। तो हमेशा याद रखिएगा सेंट्रिपिटल फोर्स या रेडियल फोर्स की वजह से पावर हमेशा कितना होता है? 0 होता है। मतलब कोई पावर सेंट्रिपिटल फोर्स या रेडियल फोर्स की वजह से एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि वो वेलोसिटी के हमेशा कैसा होता है? परपेंडिकुलर। इसलिए कोई वर्क डन उसके लिए डिफाइन नहीं होता, इसलिए कोई पावर डिसिपेशन और कंजम्पशन नहीं हो सकता। आई बात समझ? यस सर। तब इसके बेस पे आप ये कंक्लूड कर सकते हैं देयर इज power net due to centripetal or radial force is always 0। तब इसके बेस पे एक सवाल बहुत फेमस जेईई में क्वेश्चन पूछा। उसने कहा कि मान लीजिए एक्सेलरेशन सेंट्रिपिटल, उसकी वैल्यू दे रखी है आपको के आर इंटू टी स्क्वायर। तब आपसे पूछा गया फाइंड पावर ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन। तो आप बोलिएगा सेंट्रिपिटल की वजह से तो कोई पावर जनरेट हो ही नहीं सकता, सेंट्रिपिटल एंड रेडियल फोर्स की वजह से। तब मैं क्या कर सकता हूँ, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी से मैं
रेडियल मतलब टेंजेंशियल कंपोनेंट कैलकुलेट करने की कोशिश कर सकता हूँ। देखिए कैसे, आप ये बोलिएगा कि इस पर्टिकुलर एक्सेलरेशन से मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वेलोसिटी स्क्वायर बाय रेडियस इज इक्वल्स टू के आर टी स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। सो यहाँ से अगर मैं वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी के आर स्क्वायर टी स्क्वायर रूट अंडर, ऐसे लिख सकता हूँ आंसर। Yes, sir. अब आपको वेलोसिटी पता है और आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, कोई फॉर्मूला याद है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का? आपने फोर्थ चैप्टर में पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दो तरह का एक्सेलरेशन होता है सर्कुलर मोशन में। सर सर्कुलर मोशन अभी नहीं किया। ओके ओके, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ अभी, फिर बाद में डिफाइन कर दूंगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सेंट्रिक अलॉन्ग होता है और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसका फॉर्मूला होता है dv बाई dt। तो क्या मैं इस वेलोसिटी से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकता हूँ? यस हाँ, सर। तो उसको ये हो डिफरेंस। जाएगा, तो रूट अंडर के आर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ टी बचेगा, तो उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो इसकी वजह से मैं फोर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ, टेंजेंशियल फोर्स मास टाइम्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। यस सर, एमआर रूट के। आपको टेंजेंशियल फोर्स भी पता चल गया एंड टेंजेंशियल वेलोसिटी भी पता चल गई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पावर की वैल्यू आ जाएगी। यस सर। तो आपको क्वेश्चन में दे रखा था सेंट्रीपिटल, तो आप लॉजिक के हिसाब से ये कहती कि सेंट्रीपिटल की वजह से कोई पावर एग्जिस्ट नहीं करता, तो पावर की वैल्यू कितनी हो जाती, 0। बट स्टिल यहाँ पे पावर जनरेट कर रहा है, क्योंकि सेंट्रीपिटल की वजह से आप वेलोसिटी जब सॉल्व कीजिएगा तो उसके बेस पे आप टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तो उस कंडीशन में सेंट्रीपिटल एंड रेडियल की वजह से कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई बात समझ? यस सर। इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर दिया सर। नेक्स्ट, इस पावर में कुछ और रिलेशन पूछा जाता है, रिलेशनशिप डिफाइन करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, पावर वर्सेस टाइम, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम एंड सो ऑन। तो इन सारे रिलेशनशिप में कुछ एक टर्म कांस्टेंट दिया होगा। जैसे एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, इफ कांस्टेंट पावर is applied on a body initially at rest so that it moves with constant acceleration, then find the relation between displacement and time। कोशिश कीजिए एक बार सॉल्व करने की।
Sir, x is directly proportional to t. अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। देखिए, पहली चीज आप लिखिएगा, कोई भी बॉडी है, इनिशियली एट रेस्ट तो u की वैल्यू 0, एक्सेलरेट करे कांस्टेंट एक्सेलरेशन a से, तो इसके लिए कुछ वेलोसिटी हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। सो पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। हमें क्या दे रखा है, पावर कांस्टेंट दे रखा है, तो सारी चीजों को कन्वर्ट कीजिए x एंड t के रिस्पेक्ट में एक्सेप्ट p। आई बात समझ? Yes, sir. सो मैं यहाँ से फोर्स को क्या लिख सकता हूँ, मास टाइम्स एक्सेलरेशन, and velocity using first equation of motion is equals to u plus at। तो इसको लिख सकता हूँ at। अब यहाँ पे जो रिलेशन है, मास तो कांस्टेंट होगा, a आपके पास एक्स्ट्रा है, e आ गया, तो a को आप कन्वर्ट कीजिए डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। सो यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s is equals to ut plus half at square, तो a is equals to 2x divided by t square। नाउ इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए, तो हो जाएगा m a square that is 4x square by t raised to 4 into t। अब यहाँ से सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा x square is equals to p divided by 4n into t raised to q। सो अगर मुझे x कैलकुलेट करना हो तो p divided by 4m रूट अंडर t raised to power 3/2। ये सारी चीजें कांस्टेंट है। अब देखिए x के साथ t कैसे रिलेटेड है। मानसी, समझ आया? Yes, sir. तो किसी भी क्वेश्चन में आपको कांस्टेंट क्या दे रखा है, उसको एज इट इज रहने दीजिए, बाकी सारे टर्म को आप कन्वर्ट कर दीजिए जिन टर्म में आपको आंसर चाहिए। आई बस समझ? Yes, sir. ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया सर। ओके, एक अनदर क्वेश्चन है, आपने विंड मिल देखा होगा। विंड मिल पे एयर ड्यू टू इट्स मूवमेंट मैकेनिकल एनर्जी की वजह से उसके ऊपर स्ट्राइक करती है, और उसके स्ट्राइक करने की वजह से वो विंड मिल रोटेट करने लगता है। उस रोटेशन की वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, विंड मिल के ऊपर मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइडेड बाय एयर या विंड, वो कन्वर्जन हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला, मैकेनिकल एनर्जी किस रेट से उस विंड मिल को रोटेट करा रही है एयर की मूवमेंट, उसका पावर उसके वेलोसिटी के साथ कैसे रिलेटेड होगा। इफ विंड is blowing at B, strikes normally on blades of windmill. Find the relation between power and velocity। देखिए, मैं आपको इसको फिगर आउट करने की कोशिश करता हूँ। सपोज कर लीजिए ये आपका सर्कुलर स्पैन होगा उस विंडमिल का, उसके ब्लेड का, एंड किसी एक फिक्स टाइम में वो इतना क्रॉस सेक्शनल एरिया एयर इसके ऊपर स्ट्राइक करता होगा, ऐसे बोल सकते हैं। मतलब ये अगर इसका सेंट्रल पॉइंट है, ये अगर इसकी ब्लेड है यहाँ से यहाँ तक, ऐसे, तो ये जो विड्थ है यहाँ से यहाँ तक विड्थ है, ये विंड मिल रोटेट कर रहा है, रोटेट।
ओके सर। यस सर। तो किसी एक फिक्स टाइम में कोई स्मॉल मैंने टाइम ले लिया डेल्टा टी, इतने टाइम में इतना क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या करता होगा, विंड का इसके ऊपर स्ट्राइक करता होगा। स्ट्राइक कर रहा होगा तो यहाँ पे मूवमेंट होती होगी एयर की, मूवमेंट ऑफ एयर की वजह से उसके पास कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। जब स्ट्राइक कर देगा तो वो कंप्लीटली स्टॉप कर जाएगा, तो आप बोल सकते हैं वर्क डन व्हिच इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल्स टू हाफ टाइम्स mv स्क्वायर। हाफ मास को हम लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। तो ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, उस लेंथ को आप डेल्टा एक्स मान लीजिए, एंड टाइम में डेल्टा टी मान लीजिए v स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, वर्क डन आ गया। सो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन दैट इज हाफ रो x टाइम्स v स्क्वायर डिवाइड बाय टाइम। ये मेरे पास x वर्सेस t क्या डिपेंड करेगा, वेलोसिटी को। सो ये पूरी वैल्यू आ जाएगी हाफ रो a v क्यू। आई बस समझ। यस सर। सो यहाँ पे वेलोसिटी एंड पावर एक दूसरे के साथ कैसे रिलेटेड है, एज मच। यस सर। तो इस तरह से आपको अलग अलग प्रॉब्लम हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन उसके, आप वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, जिसके रिलेशन में आपसे क्वेश्चन पूछे उसके रिलेशन में साथ इसको कन्वर्ट कर लीजिए, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। लिख लिया आपने? यस सर। तो ये आपका पूरा यहाँ तक वर्क एनर्जी थ्योरम का पूरा पार्ट खत्म हो गया। एक मिनट। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज कोलिजन। कोलिजन कहते हैं किसको है, तो आप बोलिएगा किसी भी दो बॉडी के बीच में इंटरेक्शन। ये आपको कोई ऑब्जेक्ट है सर ये M1, लास्ट टॉपिक है? इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। हाँ, इसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन है, जिसमें आपको पूरा सर्कुलर मोशन पढ़ा दूंगा। आपने पहले से पढ़ा है या नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, मैं आपको शुरू से सारी चीजें सर्कुलर मोशन की पढ़ा दूंगा इस टॉपिक के बाद, ठीक है। ओके सर। जैसे सर्कुलर मोशन आपका 4th चैप्टर में, वहां पे सिर्फ इंट्रोडक्शन है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का। फिर सर मैंने सर्कुलर नहीं मोशन, पढ़ा है। ओके, फिर सर्कुलर मोशन आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में भी है, उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड। फिर सर्कुलर मोशन आपका इस चैप्टर में भी है। तो मैं सारी चीजें एक साथ करा दूंगा, ठीक है। यस सर। मान लीजिए मेरे पास कोई दो डिफरेंट बॉडी है, दोनों की अपनी अपनी कुछ वेलोसिटी है, दोनों के सरफेसेस के बीच में डायरेक्ट इंट्रैक्शन हुआ इस तरह। आफ्टर इंट्रैक्शन ये मूवमेंट करना शुरू किया v1 वेलोसिटी से, एंड ये मूवमेंट करने लगा v2 वेलोसिटी से। इसका मास m1, इसका मास m2। तब इस इंट्रैक्शन को हम कोलिजन बोलते हैं। तो कोलिजन कुछ भी नहीं होता, interaction between any two body which result in change of velocity is called collision. तो आप सिंपली बोलिएगा interaction between any two body which results in change of velocity. अब इसके बेस पे हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ
रेस्टिट्यूशन ई से डिनोट करते हैं। सपोज कर लीजिए ये आपका बॉडी है इनिशियली एंड ये मेरे पास फाइनली। तो अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज्यादा होगी तभी वो सेकंड बॉडी को अप्रोच करने की कोशिश करेगा। तब हम यहाँ से एक टर्म डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो चूंकि दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में है इसलिए रिलेटिव वेलोसिटी u1 माइनस u2 उसके इक्वल हो जाएगी। आफ्टर कोलिजन के वक्त दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ साथ था, उसके बाद दोनों के बीच में सेपरेशन बढ़ती गई। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि यहाँ पे आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी एक दूसरे से सेपरेट होने की कोशिश कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। और इन दोनों ही रिलेटिव वेलोसिटी के अगर मैं रेशियो को लेता हूँ तो उसको हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बोलते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज नथिंग बट रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ separation to the relative velocity of approach। आई बात समझ? रेस्टिटेशन क्या होता है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इस पर्टिकुलर ई का नाम होता है, ठीक। अब इसकी फिजिकल मीनिंग क्या होगी मैं आपको वो समझाता हूँ। तो इस पर्टिकुलर क्वांटिटी डिफाइन कैसे करते हैं, तो आप बोलिएगा ये एक रेशियो है किस इसका, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन, इन दोनों के रेशियो के बोलते हैं। सो इसकी वैल्यू हो जाएगी v2 माइनस v1 डिवाइड बाय u1 माइनस u2, या आप सिंपल ये कह सकते हैं डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन by difference of velocity before collision mod। तो यही टर्म आप ऐसे भी लिख सकते हैं difference of velocity after collision and difference of velocity before collision mod। इस चीज का एक और फॉर्मूला आप ये भी याद रख सकते हैं, रूट अंडर हाइट ऑफ rebounding on hitting the surface divided by height of approaching the surface। अब ये कैसे हो सकता है, मैं आपको इसका रीजन समझाता हूँ। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई सरफेस है इस तरह, उसके ऊपर कोई बॉडी यहाँ से स्ट्राइक कर रही है एंड देन रिबाउंड कर रही है किसी हाइट तक। तो ये आपका हाइट ऑफ अप्रोच यहाँ से फॉल डाउन कर रही है यहाँ तक, फिर यहाँ तक रिबाउंड हो गई, तो यहाँ से यहाँ तक हाइट ऑफ रिबाउंडिंग हो जाएगी। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। पहली चीज अगर देखूं बिफोर कोलिशन इस वाले बॉडी के लिए, तो यहाँ पे इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0। जैसे इस पर्टिकुलर सरफेस को हिट करेगी तो उसको कुछ वेलोसिटी होगी हिटिंग की v1, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज 2g हाइट ऑफ अप्रोच। बोल सकते हैं? यस सर। After collision with this particular surface, it will get rebounded back with some initial velocity u2 and its highest point velocity की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। सो वहां से अगर सॉल्व कीजिएगा तो u2 की वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर 2gh रिबाउंडेड। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पे कोलिजन किसके किसके बीच में है, तो आप बोलिएगा इस ऑब्जेक्ट और इस सरफेस, इन दोनों के बीच में। सरफेस की वेलोसिटी कितनी है, आप बोलिएगा 0। तो बिफोर कोलिजन अगर मैं डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी लूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, v1 माइनस 0 के इक्वल हो जाएगा। बोल सकता हूँ? यस सर। एंड आफ्टर कोलिजन अगर मैं डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी लूं तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, u2 एंड 0। बोल सकता हूँ?
तो इन दोनों वैल्यूज को अगर पुट कीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा U2 बाई V1। U2 की वैल्यू आपके पास है कितनी, 2GH रिबाउंडेड बाई V1 की वैल्यू कितनी है, 2GH अप्रोच। 2G एंड 2G कैंसिल आउट, तो कितना आंसर आ गया, हाइट ऑफ रिबाउंडिंग बाई हाइट ऑफ अप्रोचिंग। आ गया आंसर। यस सर। तो अब ये रिलेशन याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ से डिफाइन किया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता किसके इक्वल है, तो आप बोलेगा रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, या उसी चीज को हाइट के टर्म में कन्वर्ट कीजिए तो हाइट ऑफ रिबाउंडिंग बाय हाइट ऑफ अप्रोचिंग उसका होल अंडर रूट। अब ये रेस्टिट्यूशन का कोएफिशिएंट क्या बताता है, तो मैंने ये डिफाइन करना है। तो आप बोलिएगा ये डिफाइन करता है कि किसी भी कोलिजन में कितना परसेंट एनर्जी उस कोलिजन के बाद रिटेन रहती है उस पर्टिकुलर सिस्टम में, उसको डिफाइन करता है। सो इट डिफाइंस परसेंटेज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिटेन्ड इन द सिस्टम आफ्टर कोलिजन। आई बस समझ। यस सर। ओके, अब इसके बेस पे मेरे पास कोलिजन तीन तरह का हो सकता है। पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको टाइप्स ऑफ कोलिजन बताता हूँ। हो गया सर। तब हम इसके बेस पे टाइप्स कैलकुलेट कर डिफाइन करते हैं। तीन तरह की कोलिजन हो सकती है। पहली हो सकती है इलास्टिक कोलिजन, दूसरी हो सकती है इन इलास्टिक कोलिजन, एंड तीसरी हो सकती है परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। पहला इलास्टिक कोलिजन, जिसमें E की वैल्यू 1 मतलब 100% एनर्जी रिटेन हो जाए। इसमें E की वैल्यू 0 से बड़ी और 1 से छोटी, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो सकती है, लॉस कर सकती है। एंड इसमें E की वैल्यू कितनी, 0, मतलब अपनी एनर्जी इंटायरली उस दूसरी बॉडी में ट्रांसफर कर दे या ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर कर जाए। अब इसके बेस पे उसकी अनदर प्रॉपर्टी क्या क्या हो सकती है। पहली चीज, लीनियर मोमेंटम हर कोलिजन में कंजर्व होती है, या तो वो इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन हो या परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो। इन सारे ही कोलिजन में लीनियर मोमेंटम हमेशा कंजर्व होता है। दूसरा, एनर्जी कंजर्व हो सकती है नहीं हो सकती, वो उसके कोलिजन के टाइप पे डिपेंड करेगा। पहला, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होता है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं होती, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू फाइनल काइनेटिक एनर्जी से ज्यादा होती है, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस कर दिए इन द फॉर्म ऑफ डिसिपेटिव एनर्जी, जैसे हीट, साउंड, लाइट, इन सब तरह। यहाँ पे भी सेम चीज, इसीलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर। नेक्स्ट हो सकता है मेरे पास, अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है तो यहाँ पे जो फोर्स इन्वॉल्व होगा वो कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व होगा। बट इन दोनों जगह अगर फोर्स इन्वॉल्व होगा तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व होंगे। इसके लिए भी तो ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है इन कोलिजन के बेस पे। यहाँ तक कोई डाउट? नो ये सारी सर। प्रॉपर्टी याद रखिएगा, इसको लिख लीजिए, फिर मैं इसके बेस पे क्वेश्चन करना सिखाता हूँ। वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, उसके बेस पे अलग अलग पैरामीटर।
लिख लिया सर। अब हम कोलिजन दो तरह से पढ़ते हैं, वन डायमेंशन एंड टू डायमेंशन। पहले से डिफाइन करते हैं फॉर वन डायमेंशनल कोलिजन, मतलब स्ट्रेट लाइन में। तो पहली चीज, किसी भी कोलिजन में लीनियर मोमेंटम हमेशा क्या होता है, कंजर्व्ड होता है। जब लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा तो मैं लिख सकता हूँ m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। दूसरा, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बेस पे E is equals to velocity of separation, that is v2 minus v1 by velocity of approach u1 minus u2। यहां से किसी एक टर्म की वैल्यू निकालिए, उसको ऊपर वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए, तब आप सॉल्व कीजिएगा तो आपके पास आंसर आ जाएगा v1 is equals to m1 minus e times of m2 divided by m1 plus m2 whole multiplied by u1 plus 1 plus e times m2 u2 divided by m1 plus m2। ये आपका v1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर आपको v2 कैलकुलेट करना हो, सो m2 minus e times of m1 divided by m2 plus m1 and whole multiplied by u2 plus 1 plus e times m1 u1 divided by m2 plus m1। कुछ इतना आंसर आएगा। यहां तक कोई डाउट? आप कोई भी एक फॉर्मूला याद रखिए, दूसरा फॉर्मूला अपने आप कैलकुलेट कर सकती हैं। 1 को 2 कर दीजिए, 2 को 1 कर दीजिए, दूसरा फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा। अब अगर ये फॉर्मूला वो याद है तो आप हर कोलिजन के बेस पे क्वेश्चंस कर सकती हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। ई की वैल्यू आपको गिवन होती है, इलास्टिक कोलिजन है तो ई की वैल्यू 1 होती है, इनइलास्टिक कोलिजन तो उसकी वैल्यू गिवन होगी 0.5, 0.7, 0.2। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होगा तो ई की वैल्यू 0 होती है। तो उसके अकॉर्डिंग आप v1 v2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हैं। आई बस समझ? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ओके, पहले इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ जी के क्वेश्चंस डायरेक्ट कैसे पूछे जाते हैं। कर लिया सर। ओके, एक आईआईटी में क्वेश्चन पूछा गया कि आपके पास दो आइडेंटिकल मासेस हैं, एक मास m, ये मूव कर रहा है सम इनिशियल वेलोसिटी u से, ये अभी रेस्ट में है। तब क्वेश्चन पूछा गया फाइंड रेशियो ऑफ फाइनल वेलोसिटी acquired by each if collision is inelastic। ट्राई कीजिए सॉल्व करने की। आपको ई की वैल्यू नहीं दे रखा तो आप आंसर ई के टर्म में कैलकुलेट कीजिएगा।
सर फर्स्ट बॉल का m माइनस e मतलब m एक सेकंड का mm कैंसिल आउट हो जाएगा। यस सर 1 माइनस e अपॉन 2 प्लस 1 0 आ जाएगा। दोनों का नहीं, रेशियो 1 कितना आएगा टोटल, वो कैलकुलेट कीजिए। दोनों के इंडिविजुअल फाइनल वेलोसिटी निकाल लीजिए, दोनों को डिवाइड कर लीजिए। सर फाइनल रेशियो 1 माइनस e by 2 plus 1 plus e multiplied by u by 2m upon m 1 minus e upon 2। नंबर रेशियो आएगा, देखिए अगर कॉमन कर लीजिएगा तो 1 माइनस ई डिवाइड बाई 2m टाइम्स u1 दैट इज u, रेस्ट में पिछले 0, mm कैंसिल आउट तो आपको पूरी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस ई डिवाइड बाई 2, ये आपका v1 आ जाएगा। जब v2 सॉल्व कीजिएगा तो आपका फर्स्ट पार्ट 0 होगा, सेकेंड पार्ट आएगा 1 प्लस ई टाइम्स m1 u1 which is m times of u divide by 2m, mm कैंसिल आउट तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस ई टाइम्स u डिवाइड बाई 2। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा सो v1 अपॉन v2 इसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस ई डिवाइड बाई 1 प्लस ई। कुछ आया समझ? यस सर। देखिए आपने गलती कहाँ की थी। सर मैंने फॉर्मूला गलत लिखा था। अच्छा अच्छा, डन सर। तो इसी तरह से आपको अलग अलग प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं, देन उसके बेस पे क्वेश्चन डिफाइन करने के लिए हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन इस तरह से डायरेक्ट रिलेशन पूछता है। सपोज कर लीजिए आपके पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करता है। सपोज कर लीजिए इस तरह, ये आपका हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अगर ये फॉल डाउन किया इस पॉइंट से इस सरफेस के ऊपर and then get rebounded back to this height, फिर फॉल डाउन किया इस पॉइंट पे then gets rebounded back to this height, फिर फॉल डाउन करें and so on, चलता रहे चलता रहे चलता रहे। तो पूछता है किसी भी nth कोलिजन में कितना हाइट राइज करेगा। आप ये कैलकुलेट कीजिए कितने टाइम तक ये सारी चीजें होंगी, आप ये कैलकुलेट कीजिए टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा ड्यूरिंग दिस इंटायर इम्पैक्ट, आप वो काउंट कीजिए। तो ये तीन रिलेशन याद रखिएगा। मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं आपको तरीका सिखाता हूँ। पहली चीज, अगर मेरे पास ये हाइट है जहां से वो फॉल डाउन करना शुरू किया, उसको h0 मान लीजिए, क्योंकि अभी तक कोई कोलिजन नहीं हुई है, तो ये आपका इनिशियल हाइट हो गया। फर्स्ट कोलिजन के बाद जब बॉडी रिबाउंड करेगी, लेट्स से उसकी हाइट कितनी है, h1। सो यहाँ पे अगर मैं कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन डिफाइन करता हूँ इस वाले सरफेस के लिए, तो हो जाएगा हाइट ऑफ रिबाउंडिंग बाय हाइट ऑफ अप्रोच, बोल सकते हैं। यस सर। नेक्स्ट, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन किस बात पर डिपेंड करता है, तो आप बोलिएगा जो दो सरफेसेस जो डायरेक्ट कोलाइड करते हैं उनके सरफेस के इंटरेक्शन पर डिपेंड करता है।
क्योंकि हर कोलिजन में सेम ही दो सरफेसेस आपस में कोलाइड कर रहे हैं, इसीलिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन सेम रहता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा E depends upon nature of surfaces in contact। अगर वो दोनों सरफेसेस बहुत रिजिड होंगे, या दोनों सरफेसेस एक रिजिड होगा एक सॉफ्ट होगा, या दोनों ही सॉफ्ट होंगे, उनकी वजह से उनका कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन अलग अलग हो सकता है। जैसे मैं बोलूं कि आप मड ले लीजिए एंड मड को किसी एक हाइट से फॉल डाउन कराइए, क्या कभी वो रिबाउंड बैक हो पाएगी? नो सर। वो स्टिक टुगेदर हो जाएगी। तो आप बोलिएगा E की वैल्यू 0 परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, बट मड की जगह उसका सरफेस रिजिड करते जाइए, जैसे जैसे रिजिडिटी बढ़ाते जाइएगा वैसे वैसे उसकी रिबाउंडिंग टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। वो उसके और बात पर डिपेंड करता है, उसकी इलास्टिसिटी ऑन कंप्रेसिंग एंड एक्सपैंडिंग कितनी हो सकती है। अब बोलिए ये इलास्टिसिटी का क्या कॉन्सेप्ट आ गया? जैसे कोई भी बॉडी किसी सरफेस के ऊपर हिट करती है, जैसे ये इस बॉडी के ऊपर हिट की, तो जब हिट करती है तो ये डिफॉर्म्ड होती है थोड़ी सी, मतलब जितना हिट किया इतना पोर्शन डिफॉर्म्ड हो जाता है, अंदर की तरफ कंप्रेस हो जाएगा। फिर जब रिबाउंड करता है तो अपने ओरिजिनल शेप में रिगेन करता है एंड देन रिबाउंड करता है। मतलब उस ऑब्जेक्ट के अंदर इलास्टिसिटी कितनी है उस बात पे भी कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या करता है, डिपेंड करता है। आई वाज समझ। जैसे अगर एक ऑब्जेक्ट ये है, एक दूसरा ऑब्जेक्ट मैंने ये ले लिया, ठीक, अगर इन दोनों के बीच में कोलिजन हो रही है इस तरह से, तो जैसे ही कोलिजन हो रही है इन दोनों सरफेस के बीच में, तो उस कोलिजन की वजह से उनके जो दो सरफेसेस इन कांटेक्ट हैं वो क्या होते हैं, फ्लैटेंड हो जाते हैं एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कुछ इस तरह से। इतना क्वेश्चन आई बात समझ। ये जो पोर्शन है यहां से यहां तक वो कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। समझ आया? यस सर। तो ये फ्लैट हुआ, फिर अगर ये रिबाउंड करेगा तो फिर वो अगर अपना एक्चुअल शेप अक्वायर कर लिया, उस बात पे कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिपेंड करता है। इसीलिए अगर ये दोनों इंटरेक्टिंग बॉडी सेम है तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हर कंडीशन में सेम होगी। तो यहाँ पे ये बॉडी और ये सरफेस हर कोलिजन के लिए सेम सेम है, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे अगर टर्म डिफाइन कीजिएगा तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, √H2 by H1 एंड सो ऑन टू किसी भी nth हाइट के लिए, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा √HN डिवाइड बाय HN माइनस 1। अगर आप इन सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, सो व्हाट विल यू गेट। सब में देखिए अगले वाले टर्म का डिनोमिनेटर पिछले वाले टर्म के न्यूमरेटर के क्या है, इक्वल दिख रहा है आपको? यस सर दिख रहा है। तो सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो ये ई कितनी बार, n टाइम्स, तो e रेज टू n शुड बी इक्वल्स टू लास्ट हाइट आपको क्या बच जाएगा, हाइट nth, और फर्स्ट हाइट आपको बच जाएगा h0। जब इसको सॉल्व कीजिएगा सो h nth इज इक्वल्स टू h0 e रेज टू 2 टाइम्स ऑफ n। या आपका एक फॉर्मूला है, मतलब nth कोलिजन के बाद कितना हाइट रिबाउंड करेगा उसकी वैल्यू इस कोलिजन में कितनी हो सकती है, हमने कैलकुलेट कर ली। Put out? नो सर। अब देखिए इस पर्टिकुलर हाइट के रिस्पेक्ट में अगर आपको कैलकुलेट करना है कितना टाइम टेकन होगा या कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, वो सब सॉल्व कीजिए। डिस्टेंस कितना हो सकता है, डिस्टेंस यहाँ पे देखिए कितना, फर्स्ट h0, सेकेंड h1 2 बार, h2 2 बार एंड सो ऑन, कहाँ तक, इंफिनिटी तक। अगर it takes infinite collision to get finally stopped,
H1 को आप इस फॉर्मूले के हिसाब से H0 के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं. So H0 plus 2 times of H1. So n की वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ E square times H0. यहाँ पे 2 times of H2, n की वैल्यू 2 है, तो हो जाएगा e raised to 4 times H0 and so on, कहाँ तक, इंफिनिटी तक. इन सारे टर्म में से अगर मैं H0 कॉमन कर लूं तो आपको यहाँ क्या बचाएगा, e स्क्वायर भी कॉमन कर लीजिए, तो 1 plus e स्क्वायर plus e raised to 4 plus so on to infinity. तो क्या मैं इसका सम कर सकता हूँ? ये समझ Yes, आया sir. मैंने क्या किया? तो यहाँ Yes, से sir. टोटल डिस्टेंस फॉर इनफाइनाइट कोलिजन डिफाइन कर सकते हैं यहाँ से. Yes, sir. तो ये मैंने डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए सिखाया. सेम ये चीज अगर मैं टाइम कैलकुलेट करने के लिए बोलता, सो टाइम इज इक्वल्स टू √2h/g. तो वहां से टाइम कैलकुलेट कर सकते थे. पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए. इसको आप s इंफिनिटी का सम अप्लाई कीजिएगा. आपको फॉर्मूला याद है, सम ऑफ सीरीज अप टू इनफिनाइट टर्म कितना होता है? Sir, GP में? Sir, E 1 minus A by 1 minus B. Yes, sir. आपको a पता है फर्स्ट टर्म, r की वैल्यू पता है e स्क्वायर, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंपलीफाई कर दीजिए. आपको टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड फॉर इनफिनाइट कोलिजन बाय दिस पर्टिकुलर बॉल ऑन बाउंसिंग ऑन दिस सरफेस कैलकुलेट हो जाएगा. इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको टाइम कैलकुलेट करना सिखाता हूँ. कर दिया sir. आगे सॉल्व हो जाएगा ना? Yes, sir. Trying. देखिए टाइम कैलकुलेट कीजिएगा, तो फर्स्ट बॉल जब हाइट से नीचे की तरफ फॉल डाउन कर रहे हैं, तो उसके लिए टाइम का फॉर्मूला होता है √2h/g. सेकेंड, अगर रिबाउंड करे तो उसके लिए हाइट का टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा 2h/g. बट ये टाइम दो बार, क्योंकि एक बार रिबाउंड करने के लिए और फिर फॉल डाउन करने के लिए. और उसी तरह सारी चीजें क्या होती जाएंगी, चेंज होती जाएंगी, सो ऑन टू कहां तक, इनफिनिट तक. अब आपको सारी चीजें पता है, सबकी वैल्यूज पुट कर दीजिए h0 के रिस्पेक्ट में. तो यहाँ पे पहला टर्म 2 times of h0/g, 2 times √100. यहाँ पे हाइट फर्स्ट है, n की वैल्यू 1, हो जाएगा 2 times h1 is h0 times e raised to 2n. सो इसकी वैल्यू हो जाएगी h0 times e raised to 2 डिवाइड बाई g. ये हो जाएगा 2 times √100, 2 times h0 e raised to 4 डिवाइड बाई g and so on up to infinity. अगर मैं सब में से 2h0/g कॉमन कर लूं तो यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ पे बच जाएगा 2 times of e, यहाँ बच जाएगा 2 times of e स्क्वायर एंड so on up to infinity. क्या मैं इसको सम कर सकता हूँ? Yes, sir. इन सारे टर्म में से 2e कॉमन कर लीजिए, फिर इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा. इसको लिखिए. Sir, 2E कॉमन करेंगे या फिर सीधे GP का फॉर्मूला लगाएंगे? नहीं, यहाँ पे फिर ये 1 है ना, अलग टर्म है ये. इन सब में कॉमन है, तो यहाँ से कॉमन लेके तन जीपी आ जाएगा. Okay, sir.
देख लिया? यस सर। तो इसी तरह से आपको अलग अलग कोलिजन में अलग अलग टर्म पूछा जा सकता है। अब हम कुछ स्पेशल कंडीशन पढ़ते हैं इलास्टिक कोलिजन के बेस पे एंड देन वहां से रिलेशन डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। फॉर इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन के लिए E की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। सो आपका जो वेलोसिटी होगा v1 हो जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 टाइम्स u1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m2 u2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। इस तरह से आपका फाइनल वेलोसिटी v1 आ जाएगा, सिमिलरली v2 आ जाएगा। तो इसकी अलग अलग कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन कहता है फॉर आइडेंटिकल मासेस। आइडेंटिकल मास के लिए जब m1 और m2 आपस में इक्वल पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, सॉल्व कीजिएगा तो आपको v1 की वैल्यू u2 के इक्वल आ जाएगी और v2 की वैल्यू u1 के लिए इक्वल आ जाएगी। मतलब आइडेंटिकल बॉडी के लिए वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाता है। बोल सकते हैं? यस सर। Velocity of object get interchanged। 1 का 2 हो जाता है, 2 का 1 हो जाता है, तो इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। अगर इसी में आपको कहता है कि सेकेंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, दैट इज u2 अगर 0 है, तो आफ्टर कोलिजन v1 0 हो जाता एंड v2 फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के बेस पे क्या करने लगता? मूवमेंट करने लगता। तब इसके बेस पे एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, कहता है कि आपके पास 3 आइडेंटिकल बिलार्ड बॉल है। इससे एक ऑब्जेक्ट ये है, एक बॉल ये है जो इसके पाथ में प्लेस्ड है, और एक बॉल ये है। अब ये दोनों आपस में टच करके प्लेस्ड है। जैसे ही ये कोलाइड करेगा, मान लीजिए इसकी अपनी कुछ वेलोसिटी u है, तीनों का मास आइडेंटिकल है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ईच आफ्टर कोलिजन। तो देखिए आप क्या बोलिएगा, पहला इंटरेक्शन किसके किसके बीच में हो रहा होगा? तो आप बोलिएगा इस ब्लैक बॉल और इस रेड बॉल के बीच में। सपोज कर लीजिए ये आपका ब्लैक बॉल है, it get collided with this red ball। अभी इन दोनों में मासेस आपस में क्या है? आइडेंटिकल। मैंने ऊपर जैसे प्रूव किया, फॉर आइडेंटिकल मास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटरचेंज कर जाता है। बोल सकते हैं? यस सर। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से मूव कर रही थी, सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी थी? 0। बोल सकते हैं? तो यहाँ पे u1 u था और u2 0 था। सो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी इंटरचेंज जाती है। सो v1 u2 के इक्वल हो जाएगा, मतलब 0, और v2 u1 के इक्वल हो जाएगा, दैट इज u। मतलब आफ्टर कोलिजन फर्स्ट बॉल स्टॉप कर जाएगा एंड सेकेंड बॉल क्या करने लगेगा? मूव करने लगेगा। बोल सकते हैं? फर्स्ट बॉल रेस्ट में आ गया एंड सेकेंड बॉल विच दैट मच वेलोसिटी क्या करने लगेगा? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट करना शुरू कर देगा। ये मूव करने लगेगा अब u वेलोसिटी से, और ये कैसा आ जाएगा? रेस्ट में आ जाएगा। आई बात समझ? यहाँ तक यस। कोई डाउट? अब देखिए रेड बॉल जाके किसके साथ कोलाइड करेगा? तो आप बोलिएगा ब्लू बॉल के साथ। सो नाउ रेड will collide
with blue ball. इस तरह से जैसे कोलाइड करेगी, कोलाइड करने के बाद ये दोनों आपस में आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल बॉडी की वजह से क्या होगा, इसकी वेलोसिटी अगले में ट्रांसफर हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी इसमें ट्रांसफर हो जाएगी. सो आफ्टर कोलिजन रेड वाली बॉल रेस्ट में आ जाएगी एंड ब्लू वाली बॉल आपस में क्या आइडिया मूव कर जाएगी. सो आफ्टर कोलिजन ब्लू बॉल मूव करने लगेगी और रेड बॉल स्टॉप कर जाएगी. सो मैं बोल सकता हूँ कि ये रेस्ट में और ये मूवमेंट करने लगेगी. अब अगर मैं इन सारे सिचुएशन को कंबाइन करके एक साथ डिफाइन करूं तो देखिए, सो अगर मैं सारे सिचुएशन को एक साथ कंबाइन करके रिलेट करूं तो ब्लैक बॉल एंड रेड बॉल दोनों पास पास स्टॉप कर जाएंगे एंड ब्लू बॉल आगे की तरफ क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी. विद सेम वेलोसिटी, जितना वेलोसिटी पहले से ब्लैक बॉल के पास थी उतनी. सो इस सिचुएशन यहां से इसका डायरेक्ट आंसर ये होगा. कहानी समझ आई? यस सर, एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए. देखिए, जैसे मैंने ऊपर प्रूफ किया कि आइडेंटिकल मासेस के लिए वेलोसिटीज ऑफ ऑब्जेक्ट आपस में क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा. तो पहले इंटरेक्शन किसके किसके बीच में, ब्लैक एंड रेड बॉल. तो ब्लैक बॉल यू वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो आफ्टर कोलिजन रेड बॉल यू वेलोसिटी से मूव कर लेगी, ब्लैक बॉल रेस्ट में आ जाएगी. फिर रेड बॉल फर्दर इंटरेक्ट किसके साथ करेगा, उस ब्लू बॉल के साथ. ब्लू बॉल रेस्ट में, रेड बॉल मूवमेंट आ रही है क्योंकि ब्लैक बॉल ने उसको हिट किया था. तो अब रेड अपनी वेलोसिटी ब्लू को ट्रांसफर कर देगा ड्यू टू इलास्टिक कोलिजन. तो ब्लू बॉल मूव करने लगेगी, ब्लैक एंड रेड दोनों रेस्ट में आ जाएगी. आई बस समझ. सर कॉम्प्लिकेट हो रहा है, मतलब समझ नहीं आ रहा कौन सा रेस्ट में हो रहा है, कौन सा मूव कर रहा है. देखिए, पहले इंटरेक्शन मैंने किसके बीच में डिफाइन किया, इन दोनों के बीच में, ब्लैक और रेड के बीच में. कौन मूवमेंट कर रही थी इस सिचुएशन में, रेड. अभी कौन मूव कर रहा था इन दोनों में, ब्लैक. ब्लैक. तो ब्लैक के पास वेलोसिटी थी, रेड के पास कोई वेलोसिटी नहीं थी. तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा, ब्लैक रेस्ट में आ जाएगा एंड रेड बॉल आगे मूवमेंट करने शुरू कर देगी ड्यू टू दिस रिलेशन. अब इसको भूल जाइए, अब आगे चले आ जाइए थर्ड कंडीशन में. इन दोनों के साथ ब्लैक तो भी रेस्ट में, रेड किसके साथ कोलाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ब्लू के साथ. तो रेड के पास मूवमेंट है, इसकी वजह से ब्लू यहाँ से वेलोसिटी आई थी ब्लैक वाली की वजह से. तो रेड अब ब्लू के साथ स्ट्राइक किया तो रेड रेस्ट में आ जाएगा एंड ब्लू मूवमेंट करने लगेगा. बोल सकते हैं. तो इन जनरल ब्लैक भी रेड रेस्ट में आ गया और रेड भी रेस्ट में आ गया, तो दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट में रह जाएंगे, सिर्फ ब्लू वाली बॉल क्या करेगी, मूवमेंट करेगी. बोल सकते हैं. यस. आप कभी दिल्ली म्यूजियम जाइए, आप दिल्ली में रहती हैं? यस सर. ओके, वहाँ कभी साइंस म्यूजियम गई हैं? यस सर. तो आपने ये नहीं देखा कभी, वहां पे मेटालिक बॉल बहुत सारी लगी हुई हैं एक केज के अंदर, इस तरह बहुत सारी मेटालिक बॉल. उसमें क्या होता है, हम एक तरफ से इस स्ट्रिंग को पकड़ के पीछे ले जाते हैं. सपोज कर लीजिए हर स्ट्रिंग यहां से कनेक्टेड है सपोर्ट के साथ, इस तरह से प्लेस्ड. अगर हम क्या करते हैं, एक तरफ उसको पकड़ के खींचते हैं और उसको छोड़ते हैं, वो जाके हिट करती है इस पर्टिकुलर अरेंजमेंट को.
इस तरह से। Yes, sir. तो जैसे ही जाके ये हिट करेगी इस पर्टिकुलर बॉल को, तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा बताइए। सर रेड वाली ब्लू को हिट करेगी, फिर ब्लू ग्रीन को, ग्रीन ब्राउन को। तो ब्राउन लास्ट में आगे मूवमेंट कर जाएगी। सो आफ्टर यस सर, कोलिजन फिर वो वापस से brown- ग्रीन को हिट करेगी, ये चलता रहेगा। और ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। सो आफ्टर कोलिजन ये जो ब्राउन है वो यहाँ मूवमेंट कर जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, एंड फिर वापस उस सिचुएशन में आ जाएगा, फिर यहाँ से यहाँ तक जाएगा और ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो ये ऑलमोस्ट परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन करने को बिहेव करता है वहां पे, क्योंकि उसको एक केज के अंदर प्लेस किया गया है जहाँ पे अप्रॉक्स वैक्यूम क्रिएट करने की कोशिश की गई है, बट ऑलमोस्ट नहीं हो सकता क्योंकि कुछ ना कुछ साउंड जनरेट करता है वहां पे, इसलिए थोड़ी देर बाद ये कोलिजन करते 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 रेस्ट में आ जाता है। आई वो समझ। यस सर, आ गई अब। ओके, तो इस तरह कितने भी अरेंजमेंट दे रखे होंगे उन सारे अरेंजमेंट में अगर मासेस आइडेंटिकल हो तो इस तरह से वेलोसिटी में क्या हो सकता है, एक्सचेंज हो सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया सर। ओके, अब इसी पर्टिकुलर फॉर्मूले के अलग अलग फॉर्म हो सकते हैं। मास बड़ा हो सकता है, मास छोटा हो सकता है, एंड देन उसके हिसाब से जैसे एक नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है m1 की वैल्यू बहुत बहुत लार्ज हो एज कंपेयर टू m2 एंड सेकंड ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो। सो वहां पे अगर आप v1 कैलकुलेट कीजिए तो ये फॉर्मूला हो जाएगा m1 माइनस m2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2 होल मल्टीप्लाइड बाय u1, क्योंकि सेकंड ऑब्जेक्ट तो रेस्ट में। m1 की वैल्यू m2 से बहुत बड़ी है तो ये मास इस केस पे बहुत छोटा है तो निग्लिजिबल, मास कैंसिल आउट, तो पूरी वैल्यू आ जाएगी किसके इक्वल, u1 के इक्वल। फिर अगर आप v2 कैलकुलेट कीजिए तो फर्स्ट पार्ट आपका 0 हो जाएगा, सेकंड पार्ट आपका आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m1 into u1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2। m2 0 है तो ये पूरी वैल्यू हो जाएगी किसके इक्वल, 2 टाइम्स ऑफ u1। मतलब आफ्टर कोलिजन सेकंड ऑब्जेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के डबल वेलोसिटी से मूव कर आएगा एंड फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सेकंड कंडीशन, अगर m1 की वैल्यू बहुत बहुत छोटी हो किससे, m2 से, और इस कंडीशन में भी सेकंड ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो, रेस्ट में, तो इसमें अगर पुट कीजिएगा तो यहाँ पे v1 की वैल्यू हो जाएगी m1 माइनस m2, तो यहाँ पे m1 बहुत छोटा है तो उसको नेग्लिजिबल, तो यहाँ पे v1 माइनस ऑफ u1 के इक्वल हो जाएगी। एंड अगर आप v2 कैलकुलेट कीजिएगा, क्योंकि m1 बहुत छोटा है तो ये टर्म बहुत छोटा कैंसिल आउट, सो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m1 बाय m2 टाइम्स u1, और ये वैल्यू इतनी छोटी होगी कि अप्रॉक्स कितना, 0। मतलब ये हुआ कि अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट बहुत छोटी बॉडी हो और किसी हेवी मास की तरफ स्ट्राइक कीजिए तो इट विल गेट रिबाउंडेड बैक विद द सेम वेलोसिटी एंड सेकंड ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। जैसे आपने कोई मार्बल लिया छोटा सा एंड उसको किसी वॉल के अगेंस्ट बहुत तेज स्ट्राइक किया, तो क्या मार्बल वॉल में कोई मूवमेंट क्रिएट कर सकती है? आप बोलेगा नहीं, नो सर। बट मार्बल जितनी तेज से आप फेंकेगा उस वॉल की तरफ वो उतनी तेज से वापस क्या होता है, रिबाउंड बैक कर जाता है। तो इस तरह से हम इस पर्टिकुलर कोलेशन को समझ सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया सर। ओके देन, सो इतना रिवाइज करके रखिएगा, इस बेस बहुत सारे प्रॉब्लम कीजिए। ठीक, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कोलिजन इन 2 डायमेंशन पढ़ाऊंगा एंड देन सर्कुलर मोशन कराऊंगा। ठीक है, यस सर, थैंक यू। थैंक यू।